नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में स्कूलों के मर्ज और बंद होने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पहले अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को रिव्यू किया गया, अब उर्दू स्कूलों के साथ उन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया जहां छात्रों की संख्या कम थी और टीचर ज्यादा थे। लेकिन अब बीच सत्र में स्कूलों के मर्ज होने से छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ चुकी है। जहां स्कूलों को मर्ज किया गया वो दूर है, लिहाजा छात्रों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। खास करके छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई बेटियां स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। कई जगहों पर इसका बकायदा विरोध भी हुआ है। छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और आज चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर स्कूल बंद होने से बेटियां पढ़ाई कैसे करेंगी। क्या शिक्षा विभाग इन पहलुओं पर गौर इस पर पहले कर चुका था और स्कूलों को मर्ज करना आखिर कितना जरूरी था। लेकिन उन बेटियों के लिए बारे में भी सोचना बड़ा जरूरी है जो कि अपने घर से किसी दूसरे इलाके में किसी दूसरे स्कूल में जाकर के पढ़ना उनके लिए उतना संभव नहीं है। तो ये वो परेशानियां हैं जो कि यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब आपको जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये स्कूलों को जो मर्ज करने को लेकर के जानकारी सामने है। आखिर कितने स्कूलों को मर्ज किया गया और कितने स्कूल बंद हुए, ये आप जानिए। इसमें एक बड़ी संख्या है जिन स्कूलों को मर्ज किया गया। कम नामांकन वाले 35 स्कूल जो कि मर्ज किए गए। राजस्थान में 259 और स्कूल हैं जिनको मर्ज किया गया है। वहीं शून्य नामांकन यानी कि कोई भी नामांकन वाले जो 200 स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए और कम नामांकन वाले 35 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। तो ये आप देख रहे हैं कि कितने स्कूलों को मर्ज किया गया, कितने स्कूलों को बंद किया गया और जिसमें कोई भी नामांकन नहीं किया गया था ऐसे 200 स्कूल थे। अब आप सोचिए कि उन स्कूलों के अंदर 200 ऐसे स्कूल मिले हैं जहां पर कोई भी नामांकन नहीं था, यानी कि नॉमिनेशन फाइल ही नहीं हुआ था। बच्चे वहां पर थे ही नहीं, उनका एनरोलमेंट ही नहीं हुआ था, वहां पढ़ने के लिए कोई भी बच्चा नहीं जाता था। तो वैसे में 200 स्कूल जो कि बंद कर दिए गए। कम नामांकन वाले ऐसे 35 स्कूल दर्ज किए गए हैं। और राजस्थान में स्कूलों का जो मर्जर है, क्या तर्क दिया जा रहा है? शून्य या कम होना उनकी संख्या, शिक्षकों का बेहतर उपयोग ना हो पाना, ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। जहां शिक्षकों की कमी वहां तैनाती होगी, ये साफ कर दिया गया। सरकारी खर्चों को कम करना इसके पीछे एक बड़ा तर्क है। किराए के स्कूल से मुक्ति मिलना, ये भी एक बड़ा तर्क बताया जा रहा है। तो यानी कि नामांकन जो है वो कम होना या फिर शून्य होना, ये सबसे बड़ा तर्क है। शिक्षकों का बेहतर उपयोग होना, ये इसके पीछे दूसरा बड़ा तर्क भी है। तो ये ऐसी कई चीजें हैं जो कि इस बीच सामने आई हैं। इनको जरा समझने की कोशिश करेंगे और तो ये आपने जाना कि कैसे अभी तक इन परिस्थितियों के अनुसार स्कूलों के अंदर कितनी पढ़ाई हो पा रही है और स्कूलों को मर्ज करने के बाद जो है इसका असर कितना पड़ेगा, इसको जरा जानते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ पूर्व शिक्षा अधिकारी प्रेमपाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिक्षाविद जावेद अहमद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है और मैं शुरुआत प्रेमपाल शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूँ। ये अभी की जो स्थिति है, स्कूलों को मर्ज करने के लिए जो फैसला किया गया, पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर रिव्यू किया गया और अब जो है उर्दू स्कूलों को लेकर के भी मर्ज करने की बात की जा रही है। यानी कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोई भी नामांकन ही नहीं हुआ था या फिर जहां पर बच्चों का स्ट्रेंथ बहुत कम था, उन स्कूलों को अब उर्दू स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जा रहा है। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन क्या है, आप इसको क्या मान रहे हैं? पहले तो धन्यवाद आपकी रिपोर्ट का, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बहुत दुखद पक्ष है सरकारी स्कूलों को बंद करना। लेकिन मेरे सामने, मैं इस समय बंगलौर में हूँ, तस्वीर का एक पहलू आया है। अगर आप ये करते कि उर्दू के कितने स्कूल बंद हुए और अंग्रेजी के कितने बंद हुए, तो शायद तस्वीर थोड़ा सा और ज्यादा साफ होती। क्योंकि हमारे पूरे विमर्श का एक अलग बिंदु यह भी कि कुछ स्कूल अगर इसीलिए चलाए जाएं कि वो संस्कृत माध्यम है, जिनकी कोई रोजाना की नौकरी में उपयोगिता नहीं, वैसा ही तर्क उर्दू स्कूलों के पास मेरी समझ से है कि क्यों, जबकि भाषा का मामला, हर भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि वो उसका सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल न हो, उसके प्रयोगकर्ता भी उतने ही हों। फिर भी मैं अपनी भारतीय भाषाओं के पक्ष में मेरा विचार रहा है। अब मैं इसको दूसरे एक और पक्ष से देखता हूं। एक तरफ दुनिया के सारे पर्दे पर सबसे ज्यादा निरक्षर अगर हैं तो हिंदुस्तान में हैं,
चाहे हम अमृतकाल मनाएं या इससे पहले की सरकारों का वो न करें। इस तर्क में कोई दम नहीं कि एक सरकार आजादी के बाद अंग्रेजों को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराती रहे और दूसरी उससे अपनी पुरानी सरकारों को। मैं शिक्षा के मुद्दे को हमारा राजनीतिक विमर्श कभी बन ही नहीं पाया, सिवाय इसके कि एक हथियार के कि हम उसको बदलें कुछ, ये मेरी वो है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बंद करना सरकारी स्कूलों को, ये हमारी पूरी शिक्षा नीति, चाहे वो 2020 की हो, चाहे एनसीएफ 2005 का हो, या कोठारी आयोग वाला हो जो राजस्थान के ही रहे हैं, या राजीव गांधी की, जिस समय हमें घर घर स्कूल करने के लिए हर 2 किलोमीटर पर जरूरत है, वहां इनको बंद करना। अब पक्ष होता है कि आखिर हमें बंद करने की नौबत आती क्यों है? क्या सरकार जो चंद्रमा पर अपना उपग्रह भेज सकती है, क्या उस सरकारी तंत्र को मजबूत नहीं कर सकती? क्या जरूरी है कि उसके राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से हमें चला जाए? आखिर एक बात बार बार सुनने में आती है कि सरकारी स्कूलों में उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, उनके पद खाली पड़े हुए हैं, वो ध्यान नहीं देते। क्या ये इतनी बड़ी समस्या है कि जिसको हल नहीं किया जा सकता हो? ये लगभग सारे उत्तर भारत की है, जहां तक मेरा अपना विचार है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, बिहार का सारा विद्यार्थी दिल्ली में। अपनी स्कूल की शिक्षा के लिए भी हम लोकतंत्र में क्या शिक्षा की ऐसी स्थिति दे सकते हैं? क्या मंडेला का कथन भूल गए हो कि किसी देश को बदलना हो तो शिक्षा को बदलना जरूरी है? मेरे आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को थोड़ा सा मजबूत कदम उठाने होंगे। सिवाय दीवारों पर लिखने से काम नहीं चलेगा कि हमने नई शिक्षा नीति। अगर नई शिक्षा नीति है तो इसमें स्कूल बंद होने की नौबत क्यों आई? क्यों हम सख्ती से पेश नहीं आ सकते? मैं दूसरा पक्ष, और इसमें सबसे ज्यादा सफर करेंगी हमारी बेटियां, क्योंकि राजस्थान ने पिछले दिनों एक प्रगति की है बेटियों की। जो बाल विवाह थे उसमें मेरे आंकड़े मुझे याद हैं, उसमें बेहतरी की है। चाइल्ड बर्थ, उसमें हत्या में भी कमी आई है। और पिछले दिनों से राजस्थान का एक अच्छा वर्ग सिविल सर्विसेज में आ रहा है। मैं अपनी बात को बस 1 मिनट में खत्म करता हूँ। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, जहां भी दंगे होते हैं सबसे ज्यादा असर उसका बेटियों की पढ़ाई पर पड़ता है। अगर स्कूल बंद हुए तो बेटियों की पढ़ाई पर और बुरा असर पड़ेगा। तो हम भले ही 2029 में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करें, लेकिन ये एक प्रतिघाती कदम होगा और सरकार को जल्दी से जल्दी इसको दूर करने की जरूरत है। इसका विकल्प कुछ और भी तलाशा जा सकता था। स्कूलों को मर्ज कर देना या फिर उन स्कूलों को बंद कर देना, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसमें जावेद अहमद जी को जरा जोड़ रहा हूँ सर। इसमें क्योंकि सरकार प्रशासन की तरफ से भी अपनी अपनी दलीलें हैं और ये बताया जाता है कि भाई एक ही स्कूल के आसपास जो है दूसरा स्कूल भी है, पास में ही जो है माध्यमिक शिक्षा जो स्कूल है वो भी वहाँ पर है और एक प्राथमिक स्कूल भी है। अब एक बड़ा बच्चा अगर वहाँ पर माध्यमिक स्कूल में है तो जो है जो निचली क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को वहाँ से दाखिला कटवा करके और अपने परिवार के बाकी बच्चों के साथ वहाँ पर दूसरी जगह पर करवा देते हैं। अच्छा, पास पास में ही है तो इसलिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये स्कूलों को मर्ज कर देना, बंद कर देना और ये कहना कि बड़ा अनइवन है, टीचर्स की संख्या भी स्कूलों के अंदर बड़ी अलग अलग है। भाई जहाँ पर बच्चे ही नहीं है वहाँ पर टीचर अपॉइंट हो रखे हैं और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर टीचर नहीं है। तो ये जो बड़ी अनइवन वाली स्थिति है, इसके लिए स्कूलों को मर्ज करने को लेकर ये ऐसी दलील दी गई है। आपको लगता है कि इसमें दम है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मर्ज करने की जरूरत क्यों आई। सबसे पहले तो सरकार ने कहा कि भाई नामांकन जो है कम है बहुत सी जगह, वहां पे स्कूलों को बंद कर दिया। वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन होता यह है सर कि एक गर्ल्स स्कूल है हमारा और एक बॉयज स्कूल भी। आज हम इतने विकसित नहीं हुए, अभी भी ग्रामीण में लोगों की मानसिकता यही है कि हमारे बच्चों, हमारी बच्ची को हम जो है बच्चे को स्कूल में, मतलब बॉयज स्कूल में नहीं भेजेंगे। मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो अभी भी गांव के अंदर जो मानसिकता है साहब, वो यही है कि हमारी बच्चों को हम बच्चों के स्कूल में नहीं भेजेंगे। अब प्राइमरी स्कूल को आपने सीनियर सेकेंडरी में मर्ज कर दिया तो वहां तो बड़े बड़े बच्चे हैं, तो वहां बड़े बड़े बच्चों के साथ में छोटे बच्चे इतना जल्दी एडजस्ट हो नहीं पाते। तो इसलिए इनको बंद करने के बजाय कुछ और सरकार को यह सोचना चाहिए था कि भाई हम किस तरीके से नामांकन बढ़ाएं ताकि उनको मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि अगर मर्ज करेंगे तो बच्चे, वो बात तो बिल्कुल तय है कि जो बच्चे अभी आ रहे हैं स्कूल में और उनको अगर दूसरा स्कूल मिलेगा, दूसरा वातावरण मिलेगा, उस वातावरण में तो वो ढल नहीं पाएंगे। बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चे कैसे मिक्सअप हो। तो इसलिए मर्ज करना मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार का सही कदम है। लेकिन
अब सरकार ने जो तथ्य दिए हैं कि भाई नामांकन बहुत नहीं कम तो है, होना क्या चाहिए, मतलब मर्ज अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए भाई? ये भी तो एक तो परेशानी है कि वहां पर नामांकन नहीं है। अब कई ऐसे स्कूल बताए जाते हैं, ये देखिए उसमें देखिए आंकड़े भी हैं कि उन नामांकन स्कूलों के अंदर एक भी बच्चा नहीं है और टीचर वहां पर 2-2 5-5 टीचर वहां पर काम कर रहे हैं। जी जी, तो नामांकन बढ़ाने के लिए पहले सरकार को प्रयास करने चाहिए था। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे अभी जैसे यानी 2020 लगा है, उसमें जो है वो बच्चों की उम्र को पहले 5 साल थी, अभी 6 साल कर दिया। तो अब उससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और वो बच्चे जो है सरकारी स्कूल में जाने के बजाय वो आसपास के किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं और वहां पे अपना नामांकन बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे नामांकन कम हो गया, और धीरे धीरे कम होता होता फिर वो बिल्कुल ही लोग आना ही पसंद नहीं करते हैं, चाहते ही नहीं है, तो फिर नामांकन तो जीरो होना ही है। ठीक तो है। सबसे पहले तो हमें नामांकन को बढ़ाने के लिए ही कदम रखना चाहिए, बजाय मर्ज करने। ठीक जी है, इसमें मैं अभिषेक जी को जोड़ लेता हूं। अभिषेक जी, इसमें आपको क्या लगता है, नामांकन क्या क्या ऐसा नहीं होता होगा कि वहां पर स्कूल के जो टीचर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी होगी कि भाई जाकर के आपको नामांकन करवाना है बच्चों का, वहां पर ज़्यादा ज़्यादा संख्या में आए, इसके लिए कोशिश वो करें। अ, क्या ये संभव नहीं होगा, किया नहीं सर होगा क्या? सर देखो, सबसे पहली बात, शिक्षा किसके लिए जरूरी है? शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। आज जिन सरकारी स्कूलों को लेकर हम वार्तालाप कर रहे हैं वो किसके लिए है? सरकारी स्कूलों में अधिकतर अभिभावक जो अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर के आते हैं वो कौन लोग होते हैं? पहले ये चीज भी समझने की आवश्यकता है। जो अभिभावक आते हैं वो ऐसे लोग, ऐसे परिवार से आते हैं कि जो ज्यादा सक्षम नहीं होते, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का भविष्य देखना है, उनके सपनों को साकार करना है और उनको पढ़ा लिखा बनाकर एक सक्षम व्यक्ति और जिम्मेदार व्यक्ति बनाना है। तो हम चीज को ये चीज भी सोचनी चाहिए। आज जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 450 स्कूलों को मर्ज किया है और जिसमें से 259 स्कूलों का तो पूरी तरह से अस्तित्व खत्म कर दिया है, तो जिसको मैं एक अभिभावक के तौर पर देखता हूँ और संयुक्त अभिभावक संघ के तौर पर देखता हूँ, तो ये बहुत निंदनीय कदम था राजस्थान सरकार का। क्योंकि राजस्थान सरकार से इस निर्णय से ये बता दिया गया है कि राजस्थान सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है, ना कोई उनके पास उपाय है, ना इस चीज के ऊपर उन्होंने कोई रिव्यू किया। आज जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि कुछ दिनों पिछले 1 साल से लगातार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों के पीछे पड़े हुए थे कि हम उसको बंद करेंगे बंद करेंगे बंद करेंगे। उसके ऊपर बकायदा मुख्यमंत्री जी ने 4 सदस्यों की एक मंत्रिमंडल की कमेटी भी बनाई, उसके ऊपर रिव्यू समीक्षा करने के लिए बनाई गई। लेकिन हिंदी जो अभी वर्तमान में जो स्कूल बंद किए गए उनके ऊपर तो ना कोई समीक्षा कमेटी बनाई गई, ना रिव्यू कमेटी बनाई गई, ना कोई रिव्यू रिपोर्ट आई सामने, ना कुछ आया। बिना जिससे सबसे बड़ी उन गरीब बच्चों को आई है, उन गरीब अभिभावकों को लगी है कि जिनके बच्चे स्कूलों में दाखिला लेना चाहते थे और जाना चाहते थे। लेकिन कारण क्या है, जिन स्कूलों का ये राजस्थान सरकार हमें बता रही है कि नामांकन कम थे, कई स्कूलों में 0 एडमिशन नामांकन थे, तो ये स्थिति क्यों आई? सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पूरा जग जाहिर है कि कहीं पे भी ऐसी कोई स्कूल नहीं है। मुश्किल तो मुश्किल अगर हम ढूंढने निकलेंगे तो 10% ही ऐसे स्कूल मिलेंगे राजस्थान के अंदर जहाँ पे व्यवस्था सुनिश्चित कर रखी होगी राजस्थान सरकार ने, वो भी इसलिए कि मार्केटिंग करके प्रदेश की जनता को गुमराह कर सके। बाकी नहीं, इसमें क्या मतलब किसी एक गवर्नमेंट को लेकर के बात है या ये सिस्टम पहले से ही ऐसा था? भाई ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं खराब नहीं, एक साल की नहीं है सर। इसमें तो कारण तो पूर्ववर्ती सरकार भी है जिम्मेदार तो, कि जिन्होंने ऐसी नींव स्थापित करी कि भाई एक तरफ तो एक ने तो क्या नाम से तो क्या कहते हैं गड्ढा खोदा और दूसरे ने उसके ऊपर धक्का दे दिया। ठीक है, तो यानी कि स्कूलों को मर्ज कर देना ये कोई समाधान नहीं है। इसमें प्रिंपल जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए सर। आज सर अभिषेक जी आता हूँ वापस, प्रिंपल जी। पहले तो अभी जो बात से निकला कि अंग्रेजी के स्कूलों की वह रिव्यू किया गया, आखिर उसका अंजाम क्या हुआ? साफ साफ लग रहा है कि उनको बंद नहीं किया गया, और ये इसी सरकार का नहीं। आपको याद होगा पिछली सरकार ने महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एक घोषणा की थी कि 3500 स्कूल, मुझे याद है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। महात्मा गांधी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता, जो अपनी भाषाओं के लिए लड़े। आप कुछ भी नाम रखते, यानी कि आपने जो अभी प्रश्न किया, ये अभी से ये रोग नहीं है, पुरानी सरकारों ने ही लगातार इसको बढ़ाया है। और मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम यह सरकार भारतीय भाषाओं के लिए कई गुना काम कर रही है, चाहे वो तमिल हो, केरल हो, उर्दू हो, जो भी हो। उसका भाषा के अंग्रेजी के प्रति जितना प्रेम यूपी 1 और 2 में था,
जिन्होंने सिविल सर्विसेज की प्रीलिम परीक्षा में भी ले आए थे अंग्रेजी, और जाने क्या क्या किया। सबसे ज्यादा अंग्रेजी के स्कूल उन्हीं दिनों खुले। लेकिन प्रश्न ये होता है कि जिस बीमारी को हम देख चुके हैं, क्या उस बीमारी का कोई इलाज भी खोजा जाएगा? और उसका इलाज नहीं खोजा जा रहा, जो आपकी सी रिपोर्ट से हो रहा है कि क्या अंग्रेजी के स्कूलों को बंद किया गया? नहीं। मैं दूसरी बात जरा आपने संक्षेप में कहूंगा कि शून्य अगर है तो निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता की बात थी। एक जो मेरे अभी सहयोगी ने कहा कि छोटी लड़कियों का स्कूल, बड़े, उसमें हमें उस मानसिकता से निकलना होगा। स्कूल स्कूल होता है, उसमें छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, स्कूल पहली से लेकर 12वीं तक के ज्यादातर होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। वहां जेंडर की कमी हो रही है। अभी हम इसी में लगे रहेंगे कि वो लड़कियों के स्कूल लड़कों में नहीं जाएंगे, क्या उस समाज में नहीं रहेंगे, क्या उस सरकार में नहीं रहेंगे? तो ये जो मानसिकता है लड़कियों के प्रति, एक किसी की भी हो, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो, हमें इसे देखना होगा, चाहे वो कोई भी हो। तीसरा, क्या सारा काम सरकार ही करेगी? उस समाज को क्या कहेंगे जिसकी भाषा अपनी है लेकिन वो अंग्रेजी स्कूलों की तरफ भागती है? क्या वहां सरकार का दोष है? सरकार तो भी डंके की चोट पर कह रही है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देंगे, तो वो अभिभावक क्यों उन अंग्रेजी के स्कूलों में जाते हैं जहां फीस भी होती है और तरह तरह के टोटके नौटंकी होती है, ड्रेस की, टाई की, लेकिन शिक्षा का स्तर कुछ भी नहीं होता। इन सारी बातों को देखते हुए सरकार को अच्छा हो कि उन स्कूलों की तरफ वापस लौटे और तुरंत, और वो सख्ती से कदम उठाए। अगर समाज के लिए जन जागृति, आपके यहाँ तो बहुत बड़ी परंपरा रही है शिक्षाविदों की, डॉक्टर जिन्होंने जुम्बिश शुरू की थी, दौलत सिंह कोठारी वहां के हैं। राजस्थान मुझे उत्तर भारत के राज्यों में सबसे बेहतर लगता है जहां एक से एक अच्छे शिक्षाविद पैदा हुए हैं। ये सब लोग इस सरकार को आगाह करें कि आप भारतीय भाषाओं और उसको तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूलों को बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसमें जावेद अहमद जी को वापस से जोड़ता हूँ। जावेद जी, एक चीज़ बताइए कि अब स्कूलों को मर्ज करना तो कोई हल है नहीं, लेकिन अब आप आसपास के दूसरे स्कूलों से जब हम तुलना करते हैं कि वहाँ पर नामांकन बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा हवाला इसमें दिया जाता है कि भाई नामांकन शून्य है, तो अब इसमें जो वहाँ स्टाफ है उनकी इसमें नाकामी कहेंगे या क्या कहेंगे कि जिस वजह से नामांकन बच्चों का नहीं हो पा रहा है। अब एक पहलू उसमें ये भी होता है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं, पास का जो दूसरा स्कूल, जो मैं पहले भी बता रहा था कि भाई कोई दूसरा स्कूल है तो वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, तो प्राइमरी स्कूल के अंदर इसलिए वहाँ पर बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो नहीं पा रहा है वहाँ पर, इसलिए बच्चे, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, इसलिए वो खाली भी है और वहाँ पर टीचर जो है नियुक्त कर दिए गए हैं। तो इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? क्या पहले, क्योंकि अभी भी कई ऐसी बिल्डिंग हैं सरकारी स्कूलों की जो कि किराए पर चलती हैं, एक स्कूल पास में और दूसरा ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसके साथ में है, तो प्राइमरी स्कूल में इसलिए बच्चों को नहीं भेज रहे हैं क्योंकि फिर वापस से घूम फिर कर के एडमिशन उसी में आना है। नहीं सर, इसमें क्या है एक्चुअली, जो आप नामांकन की बात अपन कर रहे हैं, सरकार में क्या होता है, जैसे जो अपने नए नए नियम लगते हैं, जो सरकारी स्कूल में वो नियम लगते हैं लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में नहीं लगते। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे पिछले बार जो है 5 साल के बच्चों को एडमिशन करना था, अभी हमने उसको 6 साल कर दिया। तो अब 6 साल कर दिया तो 1 साल में बच्चा, वो पेरेंट अगर लेके आता भी है तो वो के साथ 1 साल मेरे बच्चे को कहाँ ले जाऊँ, तो वो क्या करेगा, प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा देगा। अब प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा देगा तो वापस एक बार प्राइवेट स्कूल वाला भर्ती तो कर लेता है, लेकिन जब वापस वो पेरेंट वहां से निकालने जाता है तो उसको वापस निकालता नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो नियम सरकार बनाती है वो प्राइवेट स्कूलों पे पहले लागू करना चाहिए। सरकारी में तो हम लागू करते ही हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी ये लागू करना चाहिए। इस वजह से नामांकन कम हो रहा है। अब दूसरी बात कि भाई अपने को पहले से ही मालूम है कि इतने इतने स्कूलों में नामांकन नहीं है, तो कुछ स्कूलों में सरकार को जो है ये पहले पता होता है, डेटा सब मालूम होता है कि किस स्कूल में कितना नामांकन है, किसमें नहीं है, तो उस वहाँ के शिक्षकों को भी इस काम में लगाया जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 2-1 साल पहले, 3 साल पहले ऐसा मुहिम चली थी और उसमें हमारे यहाँ के स्टाफ के सब टीचर जो है वो गर्मी की छुट्टियों में जो है वो जब भी स्कूल खुले थे तो घर घर जाके लोगों को बताए, सरकार की स्कीम बताई, बातें बताई, तो उससे फिर वो जो है वो उससे जो है आपका उससे नामांकन बढ़ सकता है, उससे नामांकन बढ़ेगा। आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये प्रक्रियाएं होती हैं, तो वही है ना सवाल तो कि भाई ये प्रक्रियाएं तो यहाँ भी अपनाई गई होंगी, है ना? ऐसा तो नहीं है कि इसको बाईपास कर दिया या छोड़ दिया और उसके बाद भी रिपोर्ट नहीं पहुंची है, और ऐसा 1-2 स्कूलों में नहीं हो रहा है। अगर ये गड़बड़ी होती तो 1-2 स्कूलों में नजर आती, लेकिन ये कई स्कूलों के अंदर अगर दिखाई दे रहा है तो क्या इसको गड़बड़ी माना जाएगा? क्या मतलब ये एक
जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी कमी माना जाएगा कि उन्होंने सही तरीके से रिपोर्ट या नामांकन के लिए वहाँ आसपास के इलाकों के अंदर लोगों को स्कीम्स के बारे में नहीं बताया, पढ़ाई के बारे में नहीं बताया, स्कूलों के बारे में नहीं बताया? यही तो आपको बात बता रहा हूँ। इसमें नामांकन जैसे उसमें एज वाला फैक्टर सबसे बड़ा है, एक सबसे पहली चीज। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हो वो बात सही है, कर्मचारियों की कमी रहेगी, सरकार की बातों को नहीं बताते हैं, वो बात सही है। लेकिन अगर अपन सरकार अगर इस बात के लिए बात ही करती है तो शिक्षक जाते हैं, बकायदा बताते हैं और नामांकन भी बढ़ता है। अगर सरकार इस तरीके से करेगी तो नामांकन तो बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? और जब नामांकन बढ़ेगा, स्कूल में बच्चे आने लगेंगे, तो मैं समझता हूँ मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मर्ज करना कोई हल नहीं है सर। बजाय मर्ज करने की हम सरकार की बातों को लोगों में ले जाएं। और ऐसी बात नहीं है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। अभी जैसे साहब बता रहे थे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला मैटर, तो उसमें बहुत सारी बातें, भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना बुरी बात नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए हम चलते हुए हिंदी मीडियम स्कूल को बंद कर दें तो नामांकन तो कम हो गई। सही, आज जैसे किसी स्कूल में फॉर एग्जाम्पल 500 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वहां पे 200 बच्चे रह गए, फिर तो अगले साल वहां 100 ही रह गए। अच्छा, इसमें तो अभिषेक जी को इसमें वापस से जोड़ रहा हूँ जरा। अभिषेक जी, एक चीज बताइए कि स्कूलों के मर्ज होने से जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो बार बार जो कहा जा रहा है कि भाई बेटियों के ऊपर पड़ेगा, जो छात्राएं स्कूलों के अंदर पढ़ रही हैं उनके ऊपर पड़ेगा, आपको क्या नजर आता है? इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? इसका इम्पैक्ट क्या नजर आता है आपको? सर दुष्परिणाम कुछ ज्यादा कुछ तो बात नहीं है, लड़कियां भी प्रभावित होंगी तो लड़के भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वो शिक्षा से वंचित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी बच्चा, चाहे तो वो छात्र हो या छात्राएं हो, अगर वो शिक्षा से वंचित रहेंगे तो क्या उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये चीज हमको नोट करनी चाहिए। आज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे राजस्थान भर के अंदर सड़कों के ऊपर बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं, शराब के ठेके पर दारू लेते हुए पीते हुए नजर आते हैं, गुटखे बीड़ी सिगरेट की दुकानों पर गुटखे बीड़ी सिगरेट लेते हुए नजर आते हैं। तो अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो बच्चे करेंगे क्या? वो ये इन्हीं कामों में जाएंगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा। अगर इन चीजों में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत आपराधिक छवि उनके अंदर भी आएगी। जिस प्रकार के माहौल से वो गुजरेंगे, जिस धक्का मुक्की के माहौल से वो गुजरेंगे, तो उसका असर उनको भी मिलेगा। क्योंकि जिस समय उनको अच्छी शिक्षा लेने की आवश्यकता है, उस समय अगर उनको अच्छी शिक्षा ना मिले और दूसरी शिक्षा मिल जाए जो देश और समाज के खिलाफ हो, तो वो शिक्षा क्या असर छोड़ेगी? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही उठना चाहिए, लेकिन वो कोई बंदा कोई इस चीज को ऊपर क्वेश्चन करना नहीं चाहता। तो संयुक्त अभिभावक संघ इस बात को लेकर चिंतित है कि राजस्थान सरकार जो सर्व समाज को मतलब प्रत्येक बच्चों को शिक्षा देने की बात करती है, वही अगर राजस्थान सरकार अगर यह माध्यम देकर के कि भाई नामांकन कम है इसलिए हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, इसलिए स्कूलों को खत्म कर रहे हैं, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये होता है कि भाई जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंचती है उन लोगों को उन स्कूलों में दाखिला दिलवाए। दाखिला दिलवाने के लिए उन स्कूलों के अंदर व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर कोई स्कूल अगर एक कमरे में चल रहा है तो एक कमरे के स्कूल में कितने बच्चों को दाखिला दिला दोगे आप? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे मानसरोवर के अंदर एक ब्रह्मपत पे एक स्कूल प्राइमरी स्कूल चल रहा है, उसमें मात्र 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। उसको क्यों नहीं मर्ज किया गया? वाटिका के अंदर एक स्कूल है जो पूरी तरह से खंडर होकर पड़ा हुआ है, वहां पे एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसके बावजूद उनको आज तक मर्ज नहीं किया। ये क्या कारण है? अब बीकानेर के अंदर 300 बालिकाएं एक स्कूल में पढ़ती थी, उन 300 बालिकाओं आपको क्या लगता है कि अगर जिस स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा नहीं है, टीचर वहां पर है, तो चलना ठीक है? भाई उस चीज के लिए मैं यही चीज तो कह रहा हूँ आपको कि भाई जो रोडों पर सड़कों पर बच्चे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, उन बच्चों को उनको दाखिला दिलवाओ ना। क्यों नहीं उनको दाखिला देते उनको? ठीक है, यानी कि आपका कहना यह है कि भाई ऐसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं, कम से कम हम उनको हाँ अच्छा, उसमें बहुत टेक्निकल इशू भी है सर, उसमें टेक्निकली बहुत सारी चीजें भी आती हैं। प्रेमपाल जी को मैं इसमें जरा जोड़ता हूँ। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि भाई अगर सरकारी स्कूल खाली हैं, उनको बंद करने की या उनको मर्ज करने तक की नौबत आ चुकी है, तो वहाँ पर जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से या किसी और दूसरे काम में इस वक्त चले जाते हैं, तो उनको वापस स्कूल लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अब उसमें क्या टेक्निकल पहलू होता है प्रेमपाल सर, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। भाई एडमिशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है, बहुत सारे ऐसी बेसिक चीजें हैं जो शायद उनके पास या उनके पेरेंट्स के पास नहीं हो सकते हैं। अगर सत्ता या शासन सुन रहा है जिस भी रूप में, इस बहस को मैं आगे बढ़ाने के बजाय एक सॉल्यूशन की तरफ, हाँ, अगर दो स्कूल एक ही जगह पर हैं, एक ही कस्बे में, ज्यादा दूरी नहीं है, तो मर्ज करने में कोई हर्जा नहीं। क्योंकि ये तर्क कि उसमें छोटे बच्चे और बड़े बच्चे स्वीकार नहीं है। बच्चे बच्चे होते हैं, हमें उनको समाज की भी जिम्मेदारी होती है। दूसरा,
शिक्षकों को अगर कुछ इंसेंटिव दिया जाए, क्योंकि अगर एक बार आप सरकार में घुस गए तो उसके बाद में आप मौज मस्ती और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा, ये पूरे देश का मर्ज बन चुका है। और सरकारी स्कूल और कॉलेजों की इसी उदासीनता की वजह से प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है और उसमें हमारा समाज साथ है। अब रास्ता क्या है? अगर सरकारी स्कूल में अगर आप ऐसा इंसेंटिव दे दें कि अगर आपको 5% बच्चे बढ़ेंगे तो आपको 5% या 10% इंसेंटिव तनख्वाह बोनस दी जाएगी। आप देखिएगा इसका असर होगा। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर सरकार को ये ऐसे कदम उठाने में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जैसे भी हो, वहां भी क्योंकि सरकारी टीचर उस गांव के उससे कोई संबंध ही नहीं रखता, जबकि प्राइवेट स्कूल वाले अपने टीचरों को घर घर भेजते हैं और कौन कितने बच्चे लेके आया उनको बाकायदा इंसेंटिव देते हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह तो 10,000 मुश्किल से मिलती है, जबकि सरकारी स्कूल 60,000 70,000 लेता है। तो ये जो है कि हम सरकारी दामाद हैं, इसे बंद करना होगा। और हम शायद पिछले 70 सालों में सरकारी दामाद बनाने की प्रक्रिया को बहुत मजबूत कर चुके हैं। तीसरा, सरकार के लिए निवेदन है कि वो सरकारी स्कूलों से सारे काम न कराए, जनसंख्या भी वही देंगे, 17 तरह के रजिस्टर भी रखेंगे, वजीफा भी देंगे, कपड़े भी देंगे, जातिवाद गणना करेंगे, मतलब जितना भी उनका काम है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बजाय, जबकि निजी स्कूल इस सबसे मुक्त रहते हैं। वो सिर्फ टाई बांटेंगे, फीस ज्यादा लेंगे, उस पर कोई कंट्रोल है। जो एक दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे की एडमिशन में 5,000 रुपये लगती है, 10,000 लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे। और ये समाज बड़ी बड़ी संविधान की बातें करता है लेकिन वहां पे अपना मुंह नहीं खोलता, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बच्चों को प्राइवेट स्कूल से सरकार को ये भी देखना होगा, जो जावेद जी ने बात उठाई है कि वहां पे 5 साल से नीचे वाले बच्चे कैसे दाखिल हुए। अगर सरकार नाम की कोई चीज है तो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं? और ये 5 और 6 वाला फॉर्मूला कैसे आया? क्या हमारे वक्त पे 4 साल के बच्चे जिनको हम चाहते हैं कि स्कूल तक, सरकारी स्कूल में तो सरकारी 2020 की नीति तो पहले 3 साल से शुरू करती है। तो ये और जो केवी ने 6 साल का किया, क्या इसका कोई तालमेल है? सरकार को सोचने की जरूरत है। बस इन्हीं बातों को मैं कहूंगा कि अगर ऐसा होगा, लेकिन किसी भी हालत में स्कूलों को हर उसमें शर्त पे, चाहे वो 1 किलोमीटर पर हो या किसी पर हो, बंद नहीं, लेकिन इसमें चारों तरफ से हमें, अगर बहुत आसपास है, बहुत पास में ही अगर दोनों स्कूल हैं तो मर्ज करने में कोई हर्ज नहीं है, ये कहना है। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब भाई सरकारी स्कूलों को ही क्यों मर्ज करना की नौबत आ रही है, जब आसपास का स्कूल है? क्या प्राइवेट स्कूल आसपास में नहीं चल रहे? वो तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो सरकार को तो उसमें कुछ प्रॉफिट करना पड़ता है। तो भाई सरकार के पास अगर योजना ही नहीं है तो वो प्रॉफिट में आएगी कैसे? सरकार का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? बच्चों को शिक्षा देना। अगर वो अपने आप को राजस्थान सरकार ये साबित कर रही है कि वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकती, इसलिए वो स्कूलों को मर्ज कर रही है, इसलिए स्कूलों को खत्म कर रही है। ये तो है सरकारी, ये बड़ी डिबेट का विषय भी है और ये चर्चा तो इसी तरीके से चलती रहेगी, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे समाधान जो हैं वो इस कार्यक्रम के जरिए मिले हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन स्कूलों के अंदर अगर छात्रों को बनाए रखना है, मर्ज करना, क्या इसका स्थायी समाधान है या इसका कोई और विकल्प भी हो सकता है, इसी को लेकर के हमने चर्चा की। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।